आज हमारे पास डेप्रिसिएशन का लेक्चर नंबर 6 है। आज हम देखेंगे कि अगर एसेट को सेल कर दिया जाए तो रिकॉर्डिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोनों मेथड से हम एसेट सेल करने वाला क्वेश्चन आज करेंगे जी। तो प्रॉब्लम नंबर 7 है हमारे पास। कंपनी परचेजेस फर्नीचर on 1st September 2014 for rupees 6 lakh and decided to depreciate it at 20% per annum on original cost method। 2014 में एसेट खरीदा है 6 लाख रुपए का 1 सितंबर को। इट मीन्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पहले साल हम 4 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और 20% रेट से करेंगे। मेथड उसने हमें बताया है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इट मीन्स हमने जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो 6 लाख पर ही करनी है जितने का एसेट हमने खरीदा है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऑन 30th June 2016 द फर्नीचर गेट्स डैमेज एंड इज डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है सोल्ड फॉर रुपीज 1,80,000। यानी 2014 में एसेट खरीदा था, जो 2014 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, हम 2015 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और 2016 30 जून को एसेट खराब हो गया, डैमेज हुआ और बेच दिया। देखें, जिस साल एसेट सेल करना है उस साल याद रख लें कि बैलेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि एसेट हमने बेच दिया तो अब बैलेंस नहीं लिखेंगे, यानी हमारा मामला उस एसेट का ख़त्म हो गया, उस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। इसलिए हम बैलेंस की जगह प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे कि उस एसेट पर हमें नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, यानी कितने का ख़रीदा, इस्तेमाल हुआ, बाकी वैल्यू बच गई, कितने का बिक गया तो हमें नुकसान हुआ है या प्रॉफिट, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस रिकॉर्ड अब नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जिस तारीख को आपने एसेट सेल कर दिया है उस तारीख तक की डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड करनी है। तीसरी बात, जितने का एसेट सेल किया है उसको कैश के नाम से अब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। पहले हम कैश के नाम से डेबिट में रिकॉर्ड करते थे जब एसेट खरीदते थे। अब एसेट जब बेचेंगे तो डेबिट की बजाय क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और ना कैश के नाम से ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो 3 बातें आपने याद रखनी है। जब भी एसेट सेल हो तो आप क्रेडिट साइड पे जिस तारीख को सेल हुआ है उस तारीख पर 3 बातें रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहली, उस तारीख तक की डेप्रिसिएशन। दूसरी, जितने का एसेट सेल हुआ है वो कैश के नाम से। और फिर जो बैलेंस लिखते थे वो बैलेंस के नाम से नहीं लिखेंगे बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखेंगे। तो देखें, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, टाइटल आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट, उसके नीचे हमने मेथड लिखना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और वैसे ही हमारे पास परफॉर्मा है अकाउंट का, डेट, पार्टिकुलर्स रुपीज़ एंड देन अगेन डेट, पार्टिकुलर्स एंड रुपीज़। तो तारीख देख लें, 2014 को हमने ये एसेट खरीदा 1 सितंबर को, तो कैश के नाम से डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्डिंग कर दी 6 लाख रुपए की, और वही 6 लाख हमारे पास टोटल में आ जाएगा। डेबिट साइड में भी 6 लाख आ जाएगा टोटल और क्रेडिट साइड में भी 6 लाख आ जाएगा टोटल में। फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्लोजिंग डेट को, तो 2014 31 दिसंबर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग करेंगे और उसकी कैलकुलेशन देख लें। 6 लाख पे हमने कैलकुलेशन करनी है क्योंकि 6 लाख रुपए का एसेट खरीदा है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। तो 6 लाख का 20% मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक 4 महीने बनते हैं, तो 4 मंथ की हम डेप्रिसिएशन लेंगे जो कि हमारे पास आ गई 40,000। फिर से वैसे ही ये बात हम सीख चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने, कि टोटल में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करके डेप्रिसिएशन के नीचे बैलेंस लिखेंगे। 6 लाख में से 40,000 माइनस किया तो बैलेंस आ गया हमारे पास 5,60,000। अब इस बैलेंस को हम अगले साल पहली तारीख पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 2015 1 जनवरी को हमने ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,50,000। अब 2015 में ना तो एसेट खरीदा है ना ही हमने एसेट सेल किया है, इसलिए यही अमाउंट बैलेंस की हमारे पास टोटल में आ जाएगी। 6,50,000 डेबिट का भी टोटल और 6,50,000 क्रेडिट का भी टोटल आ जाएगा। फिर हम 2015 31 दिसंबर पे क्लोजिंग डेट पे रिकॉर्डिंग करेंगे क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन की,
फिर से डेप्रिसिएशन आएगी हमारे पास 6 लाख पर ही, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। उसकी वर्किंग देख लें, 6 लाख को मल्टीप्लाई किया हमने 20% से, जो कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था, और अब मल्टीप्लाई करेंगे 12/12 से, क्योंकि अब जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने पूरे बन रहे हैं। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 1,20,000। अब फिर से वैसे ही टोटल था 5,60,000, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास 2015 का क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा 4,40,000। इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2016 1 जनवरी पे हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 4,40,000। अब 2016 में हमने एसेट सेल कर दिया था, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जब भी एसेट सेल करते हैं तो उसकी क्रेडिट साइड पे 3 बातें लिखते हैं। जिस तारीख को सेल किया है उस तारीख तक की डेप्रिसिएशन, जितने का सेल किया है उसकी अमाउंट कैश के नाम से, और जो डिफरेंस आता है उसे बैलेंस की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिख के अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो देखें 2016 30 जून को हमने ये एसेट सेल कर दिया था, इसलिए हम 30 जून तक की डेप्रिसिएशन लेंगे, जो कि 1 जनवरी से लेके 30 जून तक 6 महीने की डेप्रिसिएशन बनती है। तो वर्किंग देखें डेप्रिसिएशन की, वैसे ही 6 लाख ओरिजिनल कॉस्ट पे मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि जनवरी से 30 जून तक 6 महीने बनते हैं। अब हमने क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर का इंतज़ार नहीं करना रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि हमने अब तो एसेट ही सेल कर दिया 30 जून को। तो जब 30 जून को हमारा एसेट ही सेल हो गया तो अब हम डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि जिस तारीख को सेल हुआ उस तारीख को चार्ज करेंगे। तो इसकी अमाउंट आ गई हमारे पास 60,000। फिर ये एसेट सेल किया था, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था 1,80,000 का, तो ये कैश अकाउंट के नाम से हमने डेप्रिसिएशन के नीचे ही लिख दिया 1,80,000। और अब हमारे पास टोटल था बैलेंस था 4,40,000। यही अमाउंट हमारे पास आई थी टोटल में, डेबिट साइड पे भी 4,40,000 और क्रेडिट साइड के टोटल में भी 4,40,000। अब इस 4,40,000 में से दो वैल्यूज माइनस करेंगे, एक डेप्रिसिएशन की 60,000, एक कैश अकाउंट की 1,80,000 जितने का एसेट सेल हुआ था। तो टोटल में से दोनों वैल्यूज माइनस करके हमारे पास आ गया 2 लाख, और अब हम इसे बैलेंस नहीं लिखेंगे बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, कि अगर हमने एसेट सेल करना हो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैसे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन का तरीकाकार तो वही रहेगा जो हम सीख चुके हैं, बस फ़र्क यही है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो बैलेंस पे हो जाएगी। बाकी आपने क्वेश्चन वैसे ही करना है कि जिस तारीख को सेल करेंगे उस तारीख की डेप्रिसिएशन, उस तारीख को जितने का सेल किया वो कैश, और डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कंपनी परचेज फर्नीचर ऑन 1 जनवरी 2014 फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा है 1 जनवरी 2014 को, एंड डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट इट एट 10%, और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया है, हैविंग 10 ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ विद नो रेजिडुअल वैल्यू। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, इसलिए हम एस्टिमेटेड लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू को यूज़ करते थे। लेकिन जब हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो तो हमारे लिए एस्टिमेटेड लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू इररेलेवेंट हो जाती है। इट मीन्स ये जो 10 ईयर एस्टिमेटेड लाइफ है विद नो रेजिडुअल वैल्यू, इसका हमने अब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है। आगे मेथड पढ़ते हैं, कौन सा उसने दिया हुआ है। कंपनी डिसाइडेड टू यूज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी WDV मेथड यूज करना है फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो मेथड आ गया हमारे पास रिड्यूसिंग मेथड। ऑन 30 जून 2017 फर्नीचर गेट्स डैमेज, फर्नीचर डैमेज हो गया एंड इज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹20,000, और 20,000 रुपये का सेल कर दिया। इट मीन्स हमने 2014 में एसेट खरीदा 1 जनवरी को, तो पूरे 12 महीने की ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 2014 में भी, 2015 में भी, 2016 में भी। 2017 में जाके हमने एसेट सेल कर दिया, तो 2017 30 जून को सेल किया, तो 30 जून की हम रिकॉर्डिंग करेंगे एसेट सेल की, और तब फिर हम 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। टाइटल आ गया हमारे पास फर्नीचर अकाउंट और WDV मेथड, और बाकी परफॉर्मा वैसे ही है, डेट पार्टिकुलर्स रुपीज़ के साथ, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। 2014 1 जनवरी को हम कैश के नाम से डेबिट साइड पे रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि एसेट खरीदा है 1 लाख रुपए की,
और फिर यही 1 लाख हमारे पास टोटल में आ जाएगा। डेबिट साइड का टोटल भी 1 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल भी 1 लाख। डेप्रिसिएशन रेट था हमारे पास 10%, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे था। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमने पढ़ा है कि पहले साल जितने का एसेट खरीदें उसी पे चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, और नेक्स्ट ईयर्स पे जो बैलेंस आता है फिर उस पे चार्ज करते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो अभी क्योंकि पहला साल है तो 2014 31 दिसंबर को रिकॉर्डिंग करेंगे हम क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन की, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट देख लें, आ जाएगी हमारे पास 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 12/12, क्योंकि जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने पूरे बनते हैं और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गई 10,000। अब इस 10,000 को टोटल है हमारे पास 1 लाख, उसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 90,000। इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देंगे 1 जनवरी को, तो नेक्स्ट ईयर है हमारे पास 2015। 1 जनवरी को बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 90,000। क्योंकि 2015 एंड 16 इन दोनों में ना कोई एसेट खरीदा है ना बेचा, इसलिए कैश की रिकॉर्डिंग ना डेबिट साइड पे आएगी ना क्रेडिट साइड पे। यही 90,000 हमारे पास टोटल आ जाएगा। डेबिट साइड का टोटल भी 90,000, क्रेडिट साइड में भी यही टोटल लिखेंगे हम 90,000। फिर 31 दिसंबर 2015 क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डिंग करेंगे हम डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की अमाउंट देख लें अब किस तरह कैलकुलेट करनी है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसलिए बैलेंस है 90,000, तो 90,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारे पास 10%, मल्टीप्लाई बाय 12/12, क्योंकि 1 जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने पूरे बनते हैं। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास 9,000। अब टोटल था 90,000, उसमें से 9,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा हमारे पास 81,000। इसी बैलेंस को अब नेक्स्ट ट्रांसफर करेंगे हम 2016 पे, सेम जैसा 2015 में किया था, क्योंकि 15 में भी मजीद ना एसेट खरीदा ना बेचा, तो सेम वैसे ही रिकॉर्डिंग आ जाएगी हमारे पास। डेबिट साइड पे 2016 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो हमने पिछले साल से बैलेंस ट्रांसफर किया 81,000 का, यही 81,000 टोटल में आएगा डेबिट में और क्रेडिट में भी। तो फिर अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 31 दिसंबर 2016 को क्रेडिट साइड पे, लेकिन अब डेप्रिसिएशन आएगी न्यू बैलेंस पे, जो कि 2016 का है ओपनिंग बैलेंस 81,000। तो 81,000 पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, 10 डिवाइड बाय 100 जो कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और फिर से मल्टीप्लाई बाय 12/12, क्योंकि 12 महीने पूरे बन रहे हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो ये डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास 8100। टोटल में से माइनस करेंगे 8100 को, तो न्यू बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 72,900। अब इस बैलेंस को 2017 1 जनवरी पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारे पास देखें बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा 72,900, और यही हमारा टोटल आएगा डेबिट साइड का भी 72,900 और क्रेडिट साइड का। अब क्योंकि 2017 में हमने एसेट सेल कर दिया था, इसलिए अब बैलेंस नहीं निकलेगा, बल्कि बैलेंस की बजाय हम वैल्यू को प्रॉफिट एंड लॉस कहेंगे। और 30 जून को हमने ये एसेट सेल कर दिया था, तो देखें क्रेडिट साइड पे अब हम रिकॉर्डिंग 31 दिसंबर की बजाय करेंगे अपनी उस तारीख की रिकॉर्डिंग जिसको हमने एसेट सेल किया है। तो 2017 30 जून आ जाएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग। अब डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ही मुताबिक न्यू बैलेंस पे आएगी, जो कि था 72,900, मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइड बाई 100 यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे अब 6/12, क्योंकि 1 जनवरी से 30 जून तक 6 महीने बनते हैं, तो 6/12 हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन की टाइम पीरियड। तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज की, जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3645। फिर हम इसी के नीचे कैश रिकॉर्ड करेंगे जितने का हमने एसेट सेल किया था, तो 20,000 का ये एसेट हमने बेचा था, तो कैश अकाउंट के नाम से क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 20,000। और फिर टोटल में से इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, टोटल है हमारे पास 72,900, उसमें से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करेंगे 3645 और कैश की अमाउंट माइनस करेंगे 20,000। तो जब डिफरेंस आएगा उसे हम बैलेंस की बजाय हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमने एसेट बेच दिया है और यहाँ पे हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन था कि अगर हम एसेट सेल कर दें तो हम अपना अकाउंट किस तरह बनाते हैं।